A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I teach you about prokaryotic cells. In today's class, our topic is cell envelope and its modification. So, first of all, I revise those things which I teach in previous class. So, prokaryotic cells. What is prokaryotic cells? Prokaryotic cells are those cells in which nucleoid is present instead of nucleus. ओके मैंने आपको बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें क्या एब्सेंट होता है, इनमें बहुत से ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं. उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस था इसमें वो क्या था आपका कि इनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड जो होता है उसका मतलब होता है जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है आपका, न्यूक्लियस बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, बट जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है. दैट्स वाई न्यूक्लियस की जगह हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं आपके, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो पूरे सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है. क्यों? क्योंकि उसका कोई बाउंड्री ही नहीं होता है, उसका कोई मतलब मेम्ब्रेन ही नहीं रहता है जिससे वो कवर्ड रहे. ठीक है ना. दैट्स वाई जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो पूरा सेल में स्कैटर्ड रहता है. तो इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके ये एक तरह से क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है. उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत से ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. ठीक है. एब्सेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स था वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, जैसे मोनेरा ग्रुप आपने पढ़ा था, उनके जो सेल्स थे वो किस टाइप के सेल्स थे, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स थे. और मॉडर्न सेल्स किसको कहते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स को, जिनसे हम बने हैं. हमारा जो पूरा बॉडी है, प्लांट्स का बॉडी है या जो हायर क्लास ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, इन लोगों का बॉडी कौन से सेल से बना है, आपके यूकैरियोटिक सेल से. ओके तो ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. आज हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स न्यूक्लियस, सॉरी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. ओके सो सबसे पहले सेल एनवेलप मतलब क्या होता है. देखो सेल एनवेलप कह रहा है तो सेल मतलब तो आपको पता है, ठीक है. और एनवेलप कह रहा है तो एनवेलप क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को कवर करने का काम करता है. ठीक है ना. तो ये जो आपका सेल है तो उसका जो आउटर लेयर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेल एनवेलप कहेंगे. तो क्या बताओ, सेल एनवेलप हम लोगों के सेल में प्रेजेंट होता है कि नहीं. ये जो सेल एनवेलप है ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी कुछ अलग टाइप का होता है. ठीक है. तो उसी की स्टडी हमको करना है आज. ओके तो क्या लिख रहा है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. क्या बता रहा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियल सेल होता है. बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है. तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है, जो आपकी मोनेरा ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है. और मोनेरा में क्या आते हैं, आपके बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं. ठीक है ना. तो ये जो बैक्टीरिया के सेल्स होता है उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है. तो केमिकली कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बोल रहा है, वो जो सेल एनवेलप है वो किससे बना होगा, कुछ केमिकल वगैरह से बना होगा. ठीक है. तो देखते हैं कौन से केमिकल से बना है. ओके फिर क्या बता रहा है, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो देखो यहाँ पे आपका क्या बता रहा है कि जो सेल एनवेलप होता है उसमें टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा आपका सेल वॉल होता है और तीसरा आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो आपको याद रखना है कि सेल एनवेलप जो है वो कैसे बना हुआ है, वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है. वो 3 लेयर स्ट्रक्चर में सबसे पहला लेयर आपका क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है. ठीक है. ये देखो ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह का केमिकल आ गया. ठीक है. दूसरा होता है आपका सेल वॉल. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है ना, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है. तो देखो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड थर्ड लेयर जो होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सबसे कॉमन लेयर है, जो कि हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सेल एनवेलप
किन चीज़ों से मिलके बना है, मतलब सेल एनवेलप में कितने लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं और कौन कौन से लेयर होते हैं। ओके, फिर क्या बता रहा है, although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit। तो देखो अब ये आउटर लेयर है, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि ये जो आउटर लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या कर रहे हैं, आपका सेल एनवेलप जो है वो भी क्या कर रहे हैं, जो तीनों लेयर हैं उसके अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है ना, लेकिन मिल के वो तीनों क्या काम करते हैं, सिंगल काम करते हैं, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। फिर क्या कह रहे हैं, bacteria can be classified into 2 groups on the basis of difference in the cell envelope, the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Swiss. Those who take up the Gram stain, they are called Gram positive, and that do not are called Gram negative bacteria। तो देखो अब क्या बता रहा है इसमें कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, अभी बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया को भी 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। और वो 2 ग्रुप क्यों क्लासिफाई किया गया है, उनके सेल एनवेलप को ही लेके किया गया है। क्यों, क्योंकि देखो एक ना प्रोसीजर करते हैं, लैब में प्रोसीजर करवाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह का कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना होता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एक स्टेनिंग मेथड होता है। स्टेन मतलब क्या होगा, हमेशा वर्ड याद रखना कि जब भी वर्ड आता है आपका स्टेन, तो स्टेन मतलब क्या होता है, स्टेन मतलब होता है कलर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाते हैं तो उसमें कुछ स्टेन डाल देते हैं, कुछ कलर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो अब कलर डालेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि उस कलर को ले लेंगे मतलब अपने एनवेलप में उसको कंटेन कर लेंगे, तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया उस स्टेन को नहीं लेंगे उसको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो क्या बता रहा है, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप, मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, किस बेसिस में इनको क्लासिफाई किया गया है, उनके स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे, कि वो स्टेनिंग प्रोसीजर में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, स्टेनिंग प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि कलर डाल देते हैं, और देखो उस कलर का नाम स्पेशली क्या है, उस कलर को कहते हैं क्या, ग्राम। दैट्स वाई वो जो बैक्टीरियाज है उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव मतलब आप समझते हो, पॉजिटिव मतलब क्या, जो उस चीज़ को ले लेगा या जो उसमें वो चीज़ प्रेजेंट हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और जिनमें वो चीज़ें एब्सेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनके सेल एनवेलप जो है वो क्या करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर में उस स्टेन को ले लेते हैं। देखो लिखा है ना, दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो स्टेन को ले लेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन को नहीं लेंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, बताइए। ओके, देन फिर क्या बता रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो देखो क्या बता रहे हैं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हमने पढ़ा था ना, हमने 3 लेयर पढ़ा था, कौन कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स, देन कौन सा लेयर पढ़ा था हमने, सेकेंड लेयर आपका था सेल वॉल, और थर्ड था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो अब इसमें हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो डिफ़र क्यों है, थोड़ा कंपोजिशन में डिफ़र है और 2 लेयर से, तो इसमें ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये हर बैक्टीरिया का कुछ डिफरेंट होता है, उनका कंपोजिशन कुछ डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अब जितने भी बैक्टीरियाज है क्या वो लोग एक ही जगह रहते हैं क्या, नहीं, बैक्टीरियाज की भी तो बहुत सारी स्पीशीज़ रहती है, उनके शेप्स भी अलग अलग रहते हैं। हम पढ़े थे ना, बैक्टीरिया में बहुत तरह के शेप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉमा शेप का होता है जिसको हम कहते हैं विब्रियो, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है ना, उसके बाद रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कौन सा पढ़े थे हमने, स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं बैक्टीरिया के, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये अपने अलग अलग इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। ठीक है ना, तो अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग रहता है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका कॉम्पोजिशन हर बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंट होता है।
तो अब देखते हैं क्या बता रहा है। It could be a loose sheath called the slime layer in some, while in other it may be thick and tough called capsule. तो देखो क्या बता रहा है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो कुछ बैक्टीरिया में एकदम लूज रहता है, ठीक है, एक शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एकदम पतला सा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरियाज में यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये थिक रहता है और टफ रहता है। थिक मतलब थोड़ा मोटा रहता है, टफ यानी थोड़ा कड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। तो उसको तब क्या कहते हैं, कैप्सूल, ओके। और यही सब स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अलग अलग हार्श इन्वायरमेंट में रहने के लिए टॉलरेट बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं, ताकि ये रह जाए। हमारे बैक्टीरिया, हमारे बॉडीज़ में भी तो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, यही सब सेल एनवेलप तो इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है हर बैक्टीरिया में इसका कॉम्पोजिशन कुछ अलग होता है। तो किसी में ये लूज शीट के फॉर्म में होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और किसी में ये थिक और टफ होते हैं तब हम इसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो देखो जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया, जो सेल वॉल वगैरह होता है ये क्या करता है, सेल वॉल बैक्टीरिया को जो सेल का शेप तो देता ही है, मतलब सेल वॉल क्या कर रहा है, सेल को शेप प्रोवाइड तो कर ही रहा है, जो अलग अलग शेप हमको देखने को मिलते हैं सेल्स के, ठीक है। तो शेप तो प्रोवाइड करता ही है, उसके अलावा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सहारा दे रहा है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से बचा रहा है, ठीक है, मतलब उसको उसकी डेथ होने से उसको बचा रहा है, उसको टॉलरेट बना रहा है अलग अलग चीज़ों से। तो अभी ये किसके बारे में बता रहा है आपको, सेल वॉल के बारे में। तो आपको सबका डिस्टिंक्ट फंक्शन याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या देखा था हमने, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स थे, तीनों लेयर थे, दैट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके क्या काम करते हैं आपका, ये तीनों मिलके जो बैक्टीरिया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एक एक करके फंक्शन, तो ग्लाइकोकैलिक्स का बताया कि इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, किसी में ये थिक होते हैं, किसी में लूज़ होते हैं। तो जब ये लूज़ फॉर्म में रहते हैं तब हम इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, और जब ये थिक फॉर्म में होते हैं, टफ होते हैं, तब हम इसको कहते हैं कैप्सूल। उसके बाद आपको सेल वॉल के बारे में बताया कि सेल वॉल क्या कर रहा है, आपको बैक्टीरिया को जो सेल का शेप है वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। उसको बर्स्ट होने से, कोलैप्स होने से बचा रहा है, मतलब हार्श इन्वायरमेंट में उसकी डेथ ना हो जाए उससे भी बचा रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम कैसा हो रहा है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है, उसी तरह से ये भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये पूरी तरह से किससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, नेचर से इंटरेक्ट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल कह रहे हैं, तो सिलेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चूज़ करना, ठीक है ना, और परमिएबल मतलब उसको अंदर जाने की परमिशन देना या बाहर आने की परमिशन देना, ठीक है। तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाहर से किस चीज़ को अंदर आना है, अंदर से किस चीज़ को बाहर जाना है, इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कौन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी यही काम करता है, दैट्स वाई इसका दोनों में फंक्शन सिमिलर ही है, ओके। देन a special membranous structure is called the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. तो देखो मीजोसोम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, जो जैसे कि मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, मीजोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, ओके। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है मीजोसोम, जो कि कैसे फॉर्म होता है, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। मतलब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है सेल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं, ठीक है।
और ये जो एक्सटेंशंस होता है ये किस में मतलब ये किस फॉर्म में रहता है, ये एक्सटेंशंस जो होता है ये वेसिकल के फॉर्म में रहेगा, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, या लैमिले के फॉर्म में रहेगा। तो अब ये वेसिकल, ट्यूब्यूल्स, लैमिले ये तो पता होना चाहिए। तो देखो वेसिकल जब भी बोलते हैं तो वेसिकल मतलब कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम वेसिकल कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो इस तरीके के सर्कुलर फॉर्म में सेल में थोड़ा बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स कह रहा है मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लैमिले कह रहा है मतलब मेम्ब्रेन में ही जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहेंगे, लैमिले कहेंगे, ओके। फिर क्या बता रहा है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। देखो अब ये किस में हेल्प कर रहा है, ये जो मीजोजोम है वो किस में हेल्प कर रहा है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना आपकी मीजोजोम्स किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। फिर दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो देखो ये जो मीजोजोम है इसका बहुत सारा काम है भाई। एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, डॉटर सेल्स बोल रहा है मतलब क्या बता रहा है आपको, डॉटर सेल्स बोल रहा है मतलब क्या बता रहा है कि जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होते होंगे, है ना, सेल डिवाइड होते होंगे, तो जो सेल्स बन रहे हैं न्यू सेल्स उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहेंगे। जैसे कि हम बाइनरी फिजन पढ़ते हैं तो बाइनरी फिजन में होता क्या है आपका, ये एमीबा है आपका, ठीक है, एमीबा का न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से और उसका जो एमीबा है वो भी डिवाइड होता है और फिर फाइनली वो दो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो सेल्स बनी इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब सेल भी डिवाइड होता है, ये अब आपका एक सेल है, ये डिवाइड हुआ दो सेल में, ठीक है ना, तो ये जो नए सेल्स बने उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये जो मीजोजोम्स होता है ना, मीजोजोम किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हेल्प करेगा भाई, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और ये स्ट्रक्चर्स 2-3 टाइप के बने हैं, वेसिकल फॉर्म में, ट्यूब्यूल फॉर्म में, लैमिले फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो ये एक तो क्या कर रहा है, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर किस में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, देखो रेप्लिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को डबल करना, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो ये जो आपका डीएनए होता है ना, इसका जब बहुत सारा कॉपीज़ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब डीएनए और बहुत सारे डीएनए बनने लग जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है और एंजाइमेटिक कंटेंट कैरी करवा रहा है, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे कि मीजोजोम्स का बहुत सा फंक्शन है, ठीक है। मीजोजोम्स कितने फॉर्म में होते हैं, 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मीजोजोम के और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। तो देखो बता रहा है कि जो कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, लाइक उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। और कौन से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऐसे नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या है, नाइट्रोजन का ही है, ठीक है ना। और इसी नाइट्रोजन को क्या करता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया ये फिक्स करता है सॉइल में। अब ये साइनोबैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है तो इसका क्या हेल्प है, अरे भाई इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है। क्यों, क्योंकि जो क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं वो किस में ग्रो करते हैं, आपके सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। अब सॉइल में क्रॉप ग्रो कर रहा है तो वो क्रॉप क्या होता है, उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिलेगा तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा बातें। अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें आते हैं। तो क्या बता रहा है कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं, वो जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स,
ठीक है। तो नाम से समझ में आना, जब भी क्रोमो वर्ड आता है तो मतलब कि कोई कलर जैसे चीज़ की बात कर रहा है, कुछ कलरिंग एजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कलर्स होते हैं यही क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो वैसे ही बता रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होता है वो और भी ज़्यादा कुछ एक्सटेंड होके और भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। मतलब देखो ये जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्ट्रक्चर बना रहा होगा, और वो स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स, और ये क्या कंटेन करके रखते हैं, पिगमेंट। मतलब कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, अब वो सेल जिसमें भी प्रेजेंट होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको उसका जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, क्रोमैटोफोर्स की वजह से होगा। ओके, फिर बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब पता है आपको, मोटाइल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट हो सकता है, नॉन मोटाइल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ओके, अगर मोटाइल है मतलब क्या बता रहे हैं, इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। तो देखो अब इन लोग को मोटाइल होने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिए जिसके थ्रू ये मूव कर सके। अब हम लोग इधर से उधर जाते हैं, क्यों, हम लोगों में लेग प्रेजेंट है, पैर प्रेजेंट है ना हमारे, ये पैर ही तो हमको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ भले उस पैर को और भी कुछ हमारे बॉडी में मसल्स प्रेजेंट हैं, बोन्स प्रेजेंट है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि उनको पैर उनमें प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है रॉड शेप का, तो उसमें इस तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, या तो पूरे बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, ये क्या करते हैं, इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। तो मतलब ये इनके लिए किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारे बॉडी में हमारे लेग्स प्रेजेंट है, हैंड प्रेजेंट है, वैसे ही इनके बॉडी में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो ये बता रहा है कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो क्यों मोटाइल है, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन है किसका, सेल वॉल का, जिसको कहते हैं फ्लैजिला। तो देखो याद रखना, फ्लैजिला किसके थ्रू बना है, सेल वॉल से बना है। अभी तक देखो हम मीजोजोम्स के जो अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े थे, वेसिकल, लैमिलेट, ट्रिब्यूल्स, वो सब किससे बने थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने थे, ठीक है ना। और क्रोमैटोफोर्स भी किसके थ्रू बना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बना था। लेकिन ये जो फ्लैजिला बना है जो कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसा लंबा लंबा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये जो फिलामेंटस एक्सटेंशन हुआ है और फ्लैजिला बना है, ये किसके थ्रू बना है, आपके सेल वॉल के थ्रू। तो आप याद रखोगे किसके थ्रू बना है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो देखो अब ये जो फ्लैजिला होता है इसका नंबर भी अलग अलग होता है अलग अलग बैक्टीरियाज में, कुछ में ये एक ही ठोक प्रेजेंट होगा, तो कुछ में ये 3-4 प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये फ्लैजिला भी अलग अलग प्रेजेंट होता है नंबरिंग में। तो आप ऐसा मत सोचना कि एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा हर बैक्टीरिया में, या 2 ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके, तो फिर बैक्टीरिया शोज ये तो हो गया। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब देखो ये तो इतना डीप करते जाता है। देखो अब फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो ये जो फ्लैजिला होता है ना, इसको भी 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। तो एक स्ट्रक्चर होता है आपका फिलामेंट, जिसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। एक होता है हुक, और तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसका बेसल बॉडी। तो देखो फिलामेंट कह रहे हैं मतलब वो एक लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हुक कह रहे हैं मतलब वो थोड़ा सा ऐसे हुक फॉर्म में होगा, और बेसल बॉडी कह रहा है तो मतलब कि जो अंदर पे प्रेजेंट होगा, मतलब सेल वॉल से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, फ्लैजिला का। तो बेसल, बेस कह रहा है मतलब जो सबसे इंटीरियर में उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बेसल बॉडी होता है ये कहाँ किसके क्लोज प्रेजेंट होगा, सेल वॉल के क्लोज में, क्योंकि इसका जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल वॉल के, ठीक है। तो ये जो बेसल बॉडी है ये सेल वॉल के पास होगा, और उसी से थोड़ा सा इस तरह के का स्ट्रक्चर निकला होगा जिसको हुक कह रहे होंगे, और उसके बाद एक फिलामेंट जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर निकल गया होगा, उसको फिलामेंट। तो इस तरह से फ्लैजिला में मतलब फ्लैजिला के 3 पार्ट्स डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं आपके, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। फिर द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन
वही चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो देखो ये जो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा सेल सरफेस से लेके पूरा आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट तक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई। फिर क्या बता रहा है, बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड फिमरी आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखो दो नए स्ट्रक्चर दिख गए आपको, फ्लैजिला के अलावा भी क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है या फिम्बरी प्रेजेंट होता है। तो देखो पिलाई भी क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फ्लैजिला से लंबा सा होता है, पिलाई इस तरह से छोटा छोटा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिम्बरी क्या होता है, कुछ इस तरह के, फिम्बरी जो है वो कैसा होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि फ्लैजिला के अलावा भी क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई और फिम्बरी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होता है किसमें, मोटिलिटी में। मतलब बैक्टीरिया जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसमें पिलाई और फिम्बरी कुछ हेल्प नहीं करते हैं, उसमें हेल्प तो इनका फ्लैजिला ही करता है, ठीक है ना। पिलाई और फिम्बरी क्या करते हैं, सरफेस को स्ट्रक्चर मतलब जो सरफेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सरफेस पे जो जैसे ये सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, इसमें जो प्रेजेंट होता, देखो सरफेस स्ट्रक्चर कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है पिलाई फिम्बरी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। जो सेल का सरफेस होगा उस पर प्रेजेंट होंगे। तो सरफेस किसको, जो आउटर चीज़ें होती हैं उसको हम सरफेस कहते हैं, जिसको हम टच कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो पिलाई और फिम्बरी है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका कोई हेल्प नहीं होता है किसमें, मोटिलिटी में। मतलब ये सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब बैक्टीरियाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये जो पिलाई होता है ये इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इलॉन्गेटेड मतलब लंबा सा, ठीक है, ट्यूबुलर कह रहा है तो मतलब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इलॉन्गेटेड मतलब समझ लेना, लंबा कह रहा है, और ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्या, पिलाई कहते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उनसे बना होता है पिलाई। तो आपको पिलाई के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी तो करना नहीं है अभी, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि पिलाई कैसा होता है, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, ओके। अब देखो फिम्बरी के बारे में बता रहे हैं कि फिम्बरी जो होता है ये कैसे होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। तो देखो ब्रिस्टल मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा ब्रिस्टल यानी क्या, जैसे कि हम लोगों की बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं, हम लोग की बॉडी किससे कवर्ड रहती है, हेयर से कवर्ड रहती है, ठीक है ना। तो वही ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, एकदम थोड़े कड़े से होंगे, मतलब थोड़े टफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टल कहते हैं। तो ये जो फिम्बरी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, स्मॉल ब्रिस्टल होता है। स्मॉल मतलब ये छोटा सा होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत हार्ड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये फिम्बरी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। और ये कैसे मतलब कैसे टाइप का प्रेजेंट होता है, स्प्राउटेड फॉर्म में। स्प्राउटेड किसको कहते हैं, आप जैसे कि देखे हो ना, जो ग्राम वगैरह होते हैं, चना वगैरह जो होता है उसको जब हम पूरे रात भर रखते हैं तो उसमें स्प्राउट्स निकलते हैं, अंकुरित जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे चने से वो अंकुर निकला रहता है, वो स्प्राउट निकला रहता है, उसी तरह से ये फिम्बरी वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको और क्या कहा जाता है, जो स्मॉल ब्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर भी सेल से कुछ उसी तरीके से निकला हुआ रहता है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, इन सम बैक्टीरिया they are known to help attach bacteria to rocks in streams and also to the host tissue। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में हेल्प कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, जैसे कि बैक्टीरिया रॉक में प्रेजेंट होता है या फिर होस्ट के टिश्यूज़ में, मतलब कोई भी होस्ट हो सकता है, उसके लिए ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, ठीक है ना। बैक्टीरियाज वगैरह तो किसी के भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें अटैच भी तो होना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं एक जगह अपना घर तो बनाना होगा ना भाई। तो वो सब करने में कौन हेल्प करता है, ये सब जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी पढ़े ये सब हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखो फिम्बरी कितना हार्ड स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो इसको वो क्या करता होगा, जो भी होस्ट बॉडी होगी उसमें ऐसे करके अपने मतलब
अंदर कर लेता होगा, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो क्या होता होगा, उस जगह अटैच हो जाता होगा। जैसे हम लोगों को कोई भी चीज़ अगर वॉल में लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, जो खीले होते हैं उसको लगाते हैं ना, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, फिम्ब्री का होता है, ठीक है ना। तो वो फिम्ब्री क्या करता है, होस्ट बॉडी में अपने आप को घुसा लेता है और उसके बाद फिर वो वहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो वही क्या करते हैं, वहाँ उनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर रॉक जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रीम्स में, वहाँ पे उनको अटैच करने में हेल्प करते हैं, मतलब चिपकने में हेल्प करते हैं, एक तरह से आप ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था आपके किसके बारे में, सेल एनवेलप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार आपको इसको रिवाइज भी करवा दूंगी, ताकि आज जो आपने कुछ नई चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको ध्यान में रहे, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, बट मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, एक बार आप पढ़ोगे कुछ थोड़ा समझ नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे वही चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, और तीसरी बार पढ़ोगे तो वो चीज़ पूरी क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करते रहोगे आपको ये सब चीज़ें उतनी जल्दी याद होंगी, ठीक है। तो बस मेरा एक ही चीज़ कहना है कि कीप स्टडिंग। वैसे भी घर में आपको बहुत टाइम मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बस, और आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के लिए मैं ऐसा करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो, ठीक है। सो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।